Hello students, welcome to physics. Okay, myself Ravindra Sharma and हम जो कंटिन्यू चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। उसमें एक मेथड थी जो आपको जरूर से याद रही होगी, उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। ओके, आज के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में बहुत ही लार्ज डिस्टेंस किस तरह से मेजर किया जाता है वो देखा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरी स्मॉल डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस जो होता है वो कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक टॉपिक दिया गया है और इसमें हमें करना है साइज ऑफ मॉलिक्यूल का मेजरमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको समझते हैं कि भाई सबसे पहले हमने ऐसा भी देखा था कि वी हैव वर्नियर स्केल जिसकी मेजरमेंट जो रेंज है कम से कम 10⁻⁻⁴ है। उसके बाद माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जिसकी लेंथ मेजरमेंट की स्मॉल से स्मॉल 10⁻⁵ है। अब जो मॉलिक्यूल की जो साइज होती है बेटा वो 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻10 मीटर के रेंज में आती है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो हम स्क्रू गेज से तो बिल्कुल भी मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसके बाद माइक्रोस्कोप का यूज होता है। तो माइक्रोस्कोप में कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। आ जाइए, माइक्रोस्कोप में हमारे पास बहुत सारी अलग अलग रेंज वाले रिजोल्यूशन वाले। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को, जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके कितना रिजोल्व करके आपको दिखाएगा। तो रिजोल्यूशन के हिसाब से मैं आपको 3 माइक्रोस्कोप अभी बताता हूं। जो फर्स्ट वाला है उसका नाम है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल का मतलब बेटा होता है लाइट, और जो लाइट होती है उसके जो लैम्बडा की रेंज है, लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ, वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि वो लाइट का यूज करता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसका यूज करता है? सनलाइट और विजिबल लाइट, वी कैन से विजिबल लाइट, जिसकी रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। यानी 7000 एंगस्ट्रॉम को अगर आप लिखो तो 7000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है -10 पावर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आएगा। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 की कितनी पावर रिजॉल्व हो रही है? -7। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो मॉलिक्यूल की साइज है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी 10⁻⁷ हो रही है, -8 टू -10 है, नहीं होगा। उसके बाद जो सेकेंड माइक्रोस्कोप मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। भाई जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन बीम? तो इलेक्ट्रॉन बीम इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट बीम वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बट पार्टिकल भी वेव नेचर रखता है, ये हम 12th में पढ़ेंगे। और इसका यूज करके हम लोग कितने तक रिजॉल्विंग पावर ले जा सकते हैं? 0.6 एंगस्ट्रॉम। 0.6 एंगस्ट्रॉम तक हम रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके, और उसके बाद जो लास्ट में आपको पढ़ना है वो है एसटीएम। सिर्फ जानकारी लेनी है, इसका नाम है स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप। वो भी बहुत अच्छी रिजॉल्विंग पावर हमें देता है। तो ये इंफॉर्मेशन है अबाउट द माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड एसटीएम। इतनी ही इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में यहीं तक आप लिमिटेड इसको रखिए। ज्यादा डिटेल में आपको देखना है आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम बताने जाएंगे तो लेक्चर की साइज लंबी हो जाएगी। तो इतना हम रखते हैं, एनसीईआरटी में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है
और यही हमें चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या है, तो भाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स बनाई गई हैं, इससे भी अलग, इनसे तो होता ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन से हम कर सकते हैं मेजर, ओके, इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल साइज को मेजर कर सकते हैं, एसटीएम से भी कर सकते हैं, बट कुछ और अलग टेक्निक्स भी डेवलप किए कि जहां ये अवेलेबल न हो तो किस तरह से किया जाएगी। आइए वो टेक्निक्स देखते हैं। चलिए, तो बेटा पहली जो टेक्निक है वो किस पे की गई है, तो वो की गई है भाई ऑलिक एसिड पे। ये जो टेक्निक हम पढ़ेंगे वो ऑलिक एसिड पे वो टेक्निक पढ़ी जाएगी। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑलिक एसिड क्यों, दूसरे जो पता है वो एसिड क्यों, जैसे वो एसिड क्यों नहीं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके, H2SO4 वगैरह वगैरह। तो भाई ये जो एसिड है ये सॉपी एसिड होता है, यानी ये लिक्विड है, साबुन जैसा लिक्विड होता है, जिससे हमें ये हेल्प मिलती है कि इसकी साइज किस तरह से मेजर की जाए। ओके, तो इसीलिए ऑलिक एसिड को पसंद किया गया। अब ये जो प्रोसेस है वो समझते हैं। आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आपको एक बीकर लेना है स्मॉल साइज का, ओके, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड रखना है, ओके। फिर उसके अंदर आपको अल्कोहल, इसका सिंबल लिखता हूं, समझ जाना, OH यानी अल्कोहल होता है, वो डालना है। वो हम जब इसमें डालेंगे तो ये जो मिक्सर की जो साइज हमें करनी है वो हमें कहां तक ले जानी है, तो ले जानी हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब। कहां तक ले जानी है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस मिक्सचर में अल्कोहल भी है और ऑलिक एसिड भी है, तो जो ऑलिक एसिड है उसकी इसमें कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 1/20। क्यों, यानी इसमें टोटल पार्ट ऑफ लिक्विड कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें 20 में से एक पार्ट कौन सा है, ऑलिक एसिड। डन, ओके। इसको डाइल्यूट करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है, ओके। तो अब यानी इसको फिर से सेम प्रोसेस की गई। अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ इसमें से अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया गया, अगे ऑलिक एसिड नहीं है, ये मिक्सचर है, उसमें अगेन अल्कोहल डाला गया डाइल्यूट करने के लिए, और उसका वॉल्यूम फिर से कितना किया गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें आप क्या देखोगे कि पहले 1/20 तो था ही, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया गया, इस मिक्सचर में से कितना लिया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे मिक्सचर में से लिया गया, उसमें फिर से अल्कोहल डाला गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब किया गया। तो अब जो ऑलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 1/20। ओके, तो इसको लिखा जाएगा, ध्यान से समझना यहां पे, ऑफ सॉल्यूशन is 1/20 into 20 of ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया कि 1/20 ऑफ, और यहाँ पे ऑलिक एसिड का पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, यानी इसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो तो उसमें ऑलिक एसिड इतना होगा 1/20, क्योंकि 2 बार
इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब तक किया गया। ओके, पक्का। अब क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में जो है एक बड़ा सा वेसल लिया जाता है या कंटेनर लिया जाता है जिसका जो एरिया है वो बड़ा है, उसमें वाटर भरा जाता है। और यहाँ पे एक पाउडर डाला जाता है ऊपर, वो पाउडर होता है लाइकोपोडियम। उस पाउडर को पूरे लेयर पे डाला जाता है और उस पूरे लेयर पे थोड़ा थोड़ा डालते हैं, एकदम पूरा ज्यादा भरना भी नहीं। ओके, अब ऐसी तैयारी करके यहाँ पे जो मिक्सचर तैयार हुआ, अब जिसमें ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 1/20, उसको इसमें से निकाल के यहाँ पे डाला जाता है। तो पहले एक ड्रॉप डालते हैं। कितने ड्रॉप डालते हैं? एक ड्रॉप। एक ड्रॉप इसमें डालते ही वो फैल जाता है ड्यू टू लाइकोपोडियम पाउडर, वो पूरे में फैल जाता है और सर्कुलर शेप बनाता है। कौन सा शेप बनाता है बेटा? सर्कुलर। ऐसे कुछ बूंदे हम डालते हैं, कुछ बूंदे डाल देते हैं, तो यहाँ पे एक लेयर तैयार हो जाता है जो सर्कुलर होता है। ओके, ये जो लेयर ऊपर तैयार हो गया, ये जो फाइनल मिक्सचर था उसका तैयार हो गया। अब देखें, हम जल्दी से इसका क्या मेजर कर पाते हैं? डायामीटर। सर्कुलर है तो डायामीटर निकाल लेंगे। अगर डायामीटर पता है आपको सर्कुलर प्लेट का, तो आप एरिया निकाल सकते हो। तो मान लीजिए इसका एरिया कितना हुआ? ए, क्योंकि डायामीटर मिल गया इसका, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। और एरिया में जो आर है रेडियस, वो डायमीटर का हाफ करोगे तो मिल जाएगा, यानी एरिया हमें पता चल गया। अब ये जो लेयर है इसकी थिकनेस यहाँ पे मान लीजिए टी है। कितनी थिकनेस है? टी। तो थिकनेस में लिख रहा हूं टी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम कितनी बूंदे डाल रहे हैं? तो सपोज कर लेते हैं हम कितनी बूंदे डाल रहे हैं? n ड्रॉप्स। ओके, अब यहां पे देखना है वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज सपोज v सेंटीमीटर क्यूब। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? v सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स इज nv सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने कितनी बूंदे डाली हैं? nv सेंटीमीटर क्यूब। n ड्रॉप्स डाली हैं और वॉल्यूम कितना डाला है हमने? nv सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन कितनी होगी बेटा? तो टोटल वॉल्यूम कितना है? nv। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हमने कितना डाला? nv, n ड्रॉप डाली, एक का वॉल्यूम भी, तो n का nv हो गया। बट इसमें ऑलिक एसिड कितना है? 1/20। तो ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा? nv या nv इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे तैयार किया है लेयर। ओके, इसमें ये nv 1/20 ये ऑलिक एसिड के कारण हुआ जो हमें पहले से पता है। क्लियर? ये अब इतना वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे ये जो लेयर तैयार हुआ, वॉल्यूम ऑफ लेयर कितना होगा बेटा? एरिया इंटू थिकनेस। कितना होगा? एरिया इंटू थिकनेस। यहाँ पे ये वॉल्यूम आया nv इंटू 1/20। यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू थिकनेस। ये कैसे आया? तो देखिए, ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी बनी और सिलिंड्रिकल बॉडी में ये याद रखना नहीं है, आपको समझना है कि h अगर हाइट है
और ये रेडियस r है, तो आप वॉल्यूम कितना लिखते थे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? एरिया, इसको एरिया बोल दिया। ये हाइट है, यहाँ पे वो थिकनेस है, तो क्या हो जाएगा केटी। समझ में आया ना? यहाँ पे ये जो सर्कुलर एरिया बन रहा है और ये थिकनेस की है, इसलिए वॉल्यूम हो गया 80। कैसे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर अगर ले लीजिए, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिंपल। अब ये दोनों वॉल्यूम को आपको इक्वेट कर देना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिया इंटू टी है और ये एनवी, ये दोनों वॉल्यूम है, तो इनको इक्वल कर दीजिए। तो हमें a इंटू टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एनवी अपॉन 20 इंटू 20, एनवी अपॉन लिख देता हूँ डायरेक्ट 20 इंटू 20। अब हम यहाँ पे थिकनेस मेजर करते हैं, तो थिकनेस क्या आएगी, एनवी अपॉन a इंटू 20 इंटू 20, और थिकनेस का यूनिट क्या रहेगा बेटा, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने इसकी थिकनेस फाइंड कर ली, तो थिकनेस फाइंड करने से हमें फायदा क्या हुआ कि इसका लेयर इतना पतला होता है कि इसकी जो थिकनेस होती है उसमें सिर्फ एक एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो इसकी थिकनेस यानी मॉलिक्यूल की साइज हो गई, और वी कैन से डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसकी थिकनेस डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल हो गई, क्योंकि लेयर बहुत पतला है। कितनी साइज का है लेयर, उसके मॉलिक्यूल की साइज का हो जाता है इस मेथड से। इसीलिए जो थिकनेस मिली, ये थिकनेस क्या मिली, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां से हमें डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, इसका मतलब हमने क्या एस्टिमेट कर लिया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। एकदम सिंपल प्रोसेस है। और ये जो आंसर हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकली जब आता है, लैब में आया हुआ है, वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर साइज ऑफ द और थिकनेस ऑफ दिस ओलिक एसिड मॉलिक्यूल इज 10⁻⁹ सेंटीमीटर, -9 मीटर, सॉरी। ओके, तो ये क्लियर हो गया बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और बार रिवाइंड करके इसको समझिए आराम से, और कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। नंबर तो आपके पास है ही, 9646122210। इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर रिप्लाई न दे पाऊं, कई बार ऐसा हुआ है रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो जो मैसेज है नीचे चले जाते हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। चलो एक और मेथड देखते हैं हम, ऐसी सेम टू सेम, जो थोड़ी इससे इजी रहती है। इजी इन द सेंस बहुत सिंपल है समझने में, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दी है। पुरानी जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक थी उसमें ये मेथड अवेलेबल थी। तो दूसरा जो है बेटा, स्टीयरिक एसिड का एग्जांपल। ये जो मेथड होती है बेटा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेयर मेथड और मोनोमोलिक्यूलर लेयर मेथड, जिसमें जो लेयर है वो मॉलिक्यूलर साइज का हो जाता है। सिमिलरली दूसरी मेथड है स्टीयरिक एसिड की। इसमें स्टीयरिक एसिड जो होता है उसमें ऐसे मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। ओके, ये एक लेयर लिया है पर इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। तो इसमें क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे से इसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से देखा गया कि जो स्टीयरिक एसिड है उसकी जो मॉलिक्यूलर साइज है उसके हिसाब से उस लेयर को हम एक लिमिट के बाद और कंप्रेस नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको कंप्रेस करें, ठीक है, और एक लिमिट तक कंप्रेस कर पाएंगे, हाँ, या इसको करें, इसको हम कंप्रेस करें तो एक लिमिट तक, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से एक कांस्टेंट फोर्स से हमने इसको कंप्रेस किया तो एक लेयर तक हमने इसको कंप्रेस कर पाए, इसके बाद नहीं कंप्रेस कर पाए। यहाँ पे जो लेयर बना वो मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बन गया, यानी हर एक मॉलिक्यूल एक लाइन में अरेंज हो गया। तो इस टाइम यहाँ पे थिकनेस अगेन निकाली गई। ये थिकनेस ऑफ लेयर मेजर कर लो आप,
आगे जो ट्रिक बताई उससे कर लो। और ये थिकनेस किसके बराबर हो जाएगी, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का डायमीटर आपके पास आ गया तो आपके पास उसकी साइज भी आ गई। तो ये क्लियर है बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल स्टीयरिक एसिड का। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ हो गया और लार्ज लेंथ दोनों हो गया। अब यानी हम इसमें एक कंक्लूजन करते हैं कि जो लार्ज लेंथ थी, लार्ज डिस्टेंस थे, उसके लिए पैरेलक्स मेथड थी जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और जो स्मॉल लेंथ मेजर करे, स्मॉल साइज, उसके लिए हमने मोनो मॉलिक्यूलर लेयर वाली मेथड का यूज किया है। ओके, अब हम रेंज की बात करते हैं जो हमने पहले भी किया हुआ है, रेंज ऑफ लेंथ। तो रेंज ऑफ लेंथ आपको पता है भाई 10⁻⁻14 मीटर यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस से 10⁻26 मीटर साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जो यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वहां तक की जो लेंथ है ये है 10⁻26 मीटर। ओके, तो ये लेंथ हो गई। अब यहां पे अब हम क्या देखने वाले हैं कि यूनिट्स देखने वाले हैं। ये रेंज तो हमें पता है, पर जो यूनिट रेगुलरली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपके यूज होंगे वो हम देखते हैं। तो पहले है स्मॉलर यूनिट्स, और वी कैन से स्मॉल यूनिट्स। इसमें आपको दो देखने रहेंगे। पहला जो है वो स्मॉल यूनिट में आपका रहेगा एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम जो है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। क्लियर है ना, बिल्कुल इजी, याद रखना है इसे। ओके, सेकंड है 1 फेम्टोमीटर, और वी कैन से फर्मी। इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं और फर्मी, साइंटिस्ट का नाम है फर्मी, उसमें से फर्मी भी बोला जाता है। ये हो गया इससे 5 कम, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये इससे भी और भी हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। बट अभी के लिए हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो फॉलो कर रहे हैं। जो एनटीए ने कह दिया है कि भाई नीट और जेई एनसीईआरटी में से ही पूछी जाएंगी, तो बेटर ये है कि उस तक ही हम अभी रखें। हाँ, जहाँ पे जरूरत है वहां पे हम वाइड रेंज में जा रहे हैं, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जी, नीट और एडवांस लेवल तक का भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, चलो, तो ये हो गया आपका स्मॉल यूनिट्स। अब जो लार्ज यूनिट्स है उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई लार्ज यूनिट्स कौन कौन से हैं, जो बहुत एस्ट्रोनॉमिकल जो साइज होती है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मून, इनके लिए लार्ज यूनिट क्यों बनाए गए और ये स्मॉल यूनिट क्यों बनाए गए, ये भी आपको बता देगा। तो बेटा जब हम लिखते हैं तो 10⁻10 पावर की अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू होगी इस तरह से लिखनी है। अब ऐसी वैल्यू बार बार लिखें, इससे बढ़िया क्या करो, उसको क्या लिख दो, एक एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो ना क्यों ये यूनिट्स डिफाइन किए गए, बनाए गए, क्योंकि इस तरह से लार्ज वैल्यू ना लिखनी पड़े बार बार और स्मॉल में काम हो जाए। अब ये लार्ज यूनिट्स कौन से हैं? एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, उसमें ये यूज होता है। तो देखते हैं, पहला जो यूनिट है उसका नाम है एयू। एयू का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये पहला यूनिट हमारा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किसको बोला गया है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है,
एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज डिस्टेंस है, उसको हमने क्या बोला है, 1 AU। ओके, चलिए इसकी वैल्यू याद रखते हैं कितनी है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 into 10 to the power 11। ट्रिक याद रही, ये एक ट्रिक है बेटा याद रखने के लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 into 10 to the power 11 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अच्छा सेकंड जो यूनिट है वो है बेटा LY, इसको हम लाइट ईयर कहते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल पहला, दूसरा है LY लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस दैट लाइट travels with speed of 3 into 10 to the 8 meter per second in a year or in 1 year. The distance that light travels with speed of 3 into 10 raised to 8, ये तो आपको पता ही है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट एक साल में, इन 1 ईयर लाइट ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। और इसकी वैल्यू आप जो निकालोगे 1 LY की, वो आपकी निकलेगी इस तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 496, 9 को आगे लिखिए, पॉइंट के बाद बचा क्या, 46 into 10 raised to power 15 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। ये आपको याद रखना है, 9.46 into 10 raised to 15 मीटर। पक्का? ओके, 9 को आगे लेके आ गए, बचा क्या, 46। सिंपल ट्रिक याद रहेगी ना, यहाँ पे भी ट्रिक है और ये भी ट्रिक है। आइए लास्ट जो है वो देखते हैं, थर्ड। बेटा जो थर्ड है उसका नाम है PC, यानी कि पारसेक, और उसका फुल फॉर्म होता है पैरेलैक्टिक सेकेंड। PC पारसेक यानी पैरेलैक्टिक सेकेंड। इसका जो मतलब है वो डायग्राम से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। आपको एक AU जितना एक लेंथ ले लेनी है। व्हाट इज AU? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। उसको हम अर्थ की एवरेज रेडियस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? अर्थ की एवरेज रेडियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा और उसी पाथ पे वो ऑर्बिट में घूम रही है, तो इसको हम एवरेज रेडियस भी बोलते हैं। ओके, तो 1 AU जितनी आप लेंथ ले लो और उससे कोई एक पॉइंट पे एंगल बनाते जाओ। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने एंगल बनाया, मान लो कुछ बना 10 मिनट बना, फिर यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एंगल बना 1 मिनट, मान लीजिए। मिनट तो पता है ना, एंगल का यूनिट होता है डिग्री मिनट। और फिर ऐसे आप दूर गए, बहुत दूर गए, बहुत दूर गए, तो एक ऐसा डिस्टेंस तक आप गए कि वहां पे जो एंगल बन रहा था वो बन गया 1 सेकेंड। क्या बन गया? 1 सेकेंड। तो जिस डिस्टेंस पे जाके वो 1 AU की लेंथ से 1 सेकेंड का एंगल बन गया, उस डिस्टेंस को क्या बोला गया? 1 पारसेक। ओके, द
distance at which the angle formed by the 1 AU length is 1 second, then the distance is called 1 parsec. क्लियर है ना? एक AU की लेंथ जो लो आप, उस लेंथ से जिस डिस्टेंस पे जाके बनता हुआ एंगल 1 सेकंड हो, तो उस जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। ओके, क्लियर हो गया ये 1 पार्सेक क्या है? अब यहाँ पे आप इसको d बोल दीजिए, इसको थीटा बोल दीजिए, और इसको आप आर्क को क्या बोलोगे? b बोल दो। तो पैरेलैक्स मेथड होगी, थीटा इज इक्वल टू v अपॉन d, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन एंगल। ओके, तो d इज इक्वल टू आपको b की वैल्यू पता है, एक AU यानी 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा 1 सेकंड, 1 सेकंड इन रेडियन 4.85485 इंटू 10 टू द पावर -6। और ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये है आंसर, और इसी डिस्टेंस को हमने क्या बोला लास्ट में? 1 पार्सेक। इसी डिस्टेंस को हमने क्या बोला है? 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक किस तरह से है पता चला? इसको याद कैसे रखेंगे भाई? 108 की जगह 308। 108 एम्बुलेंस होती है, हाँ गुजरात में 108 एम्बुलेंस है, तो उसकी जगह 308 है, और यहाँ पे 16 है। तो आपको ऑर्डर ऐसे याद रखना है, 11, 15, 16 याद रह जाएगा। 11, 15, 16 पावर का, और ये आगे का तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। तो इन तीनों को आप किस तरह से याद रखोगे ये तो आप देख लेना। ओके, पॉज करके आप फिर से ये लिख लेना। अब तीनों को याद रखना तो ट्रिक है, एक AU, LY, PC। AU का मतलब ALP, आलाप, ऐसे याद रख सकते हो, कुछ भी ना, ALP। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पार्सेक। और यहाँ पे आप देख लो तो ABCD का ऑर्डर भी फॉलो होता है। सबसे पहले A आएगा, आपको 3 तो याद ही है ना, AU, LY एंड PC। तो सबसे पहले A आता है, उसके बाद L आएगा, और उसके बाद P, लास्ट में P आता है। तो ये ऑर्डर सेट हो गया। अच्छा, पावर का ऑर्डर पहले याद रखो, 11, 15, 16, ये भी याद रह गया। 11, 15, 16, 11, 15, 16 याद रह गया ये भी। ओके, ये भी ऑर्डर में चल रहा है। ओके, इसको 16 कर। अब आगे की यहाँ पे पहला वाला लॉजिक तो याद है, 1 का स्क्वायर 1 पॉइंट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6। दूसरे में 9 को आगे ले आओ, पॉइंट बच गया, इसको छोड़ दो, 9 को आगे लेके आओ, 46 बचा। और पीसी पार्सेक में तो भाई गुजरात में 108 चलती है, और पार्सेक में 308 चलती है। क्लियर? तो ये ट्रिक आप याद रखें। तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ का मेजरमेंट था वो बिल्कुल आपका एकदम पक्का हो गया है, और आपको जरूर से आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मास और टाइम का मेजरमेंट करके फिर आगे चलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बेटा। ओके।